चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट रिलेशंस आर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है। पहला है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफर्ट अपॉन लोड। एंड फिर नेक्स्ट है लोड आर्म इनटू एफर्ट इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू लोड। फिर तीसरा यहाँ पे लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट। और फिर डी है नन ऑफ दीज। करा है किसी ने वाला? सी। अच्छा, चलो फिर श्वेता आप बताओ क्या होता है ये सब। श्वेता। सर जो आपने पहले बताया था ना इससे मतलब उसमें शिफ्ट करा जाता है किस और मतलब? ऊपर से लोड डालते हैं मतलब मैंने कब नहीं, मैंने किसके बारे में कब बताया? मैंने तो नहीं मैकेनिकल। मतलब वो तो ऐसी है ना मतलब नीचे से फलक्रम लगाया जाता और जैसे तराजू में भी होता है ना सर। हाँ। तो उसमें मतलब अगर जैसे मतलब बराबर से पकड़ा है तो एक साइड इधर उधर कर लेंगे तो वैसे मतलब ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन अगर आ गया है यहाँ पे, तो इसके लिए पूरे कॉन्सेप्ट समझ लो, क्या सब चीजें होती हैं, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एक इसके साथ और टर्म होता है जिसे हम वेलोसिटी रेशियो कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक है। देखो क्या होता है कि लाइक आपने कुआं देखा होगा। ठीक है। ये है मान लो कुआं, यानी कि वेल। और इसमें से आपने देखा होगा कि लाइक एक अरेंजमेंट लगाया जाता है इस तरीके से। यहाँ पर एक आपने देखा होगा पुली लगाई जाती है। ठीक है। इस तरीके से होता है कुछ। और ठीक है। तो आपने ये चीज कहीं ना कहीं देखी होगी, लाइक गांव वगैरह में जहां पर कुआं होता है, तो कुएं में से पानी हम किस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर ये जो चीज होती है, जो फलक्रम बोला आपने, वो लगभग यही चीज होती है। तो इसे हम बोलते हैं पुली। ठीक है। पुली का मतलब ये होता है कि लाइक एक ऐसे सर्कुलर डिस्क टाइप की होती है, एंड इसके ऊपर आप रस्सी को, यानी कि रोप को आप क्या कर सकते हो, फ्रीली मूव कर सकते हो। ठीक है। अगर आप इधर से पुल करोगे तो रस्सी नीचे को आ जाएगी, अगर आप इधर से पुल करोगे तो इधर रस्सी नीचे आ जाएगी। मतलब ये क्या है, ये आपका इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और ये जो है ये घूम सकती है इधर उधर दोनों साइड पे। तो इसे हम बोलते हैं पुली, बोलते हैं इसे। ठीक है। अब क्या है कि ये वेल यानी कि कुएं में आपने ऐसे टाइप का अरेंजमेंट देखा होगा कि क्या करते हैं, ये बकेट को पहले धीरे धीरे नीचे छोड़ते हैं, फिर उसमें क्या है पानी भरता है, पानी भरने के बाद हम इसको क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। एंड खींचने के बाद क्या होता है, फिर पानी हमारे पास आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके का होता है। अब यहाँ पे जो मतलब एक कैलकुलेशन की गई है, वो एक कैलकुलेशन ये है कि ये वाला जो लाइक एक सिस्टम होता है, जैसे कुएं का सिस्टम हो गया, बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोड को एक तरफ से दूसरी तरफ पे खींच रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है, लोड को बेसिकली हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है। मतलब क्या है, अगर मान लो आपको इसको बाल्टी को सीधे नीचे से ऊपर खींचना होता, तो लाइक आप क्या करते, जोर लगाते किधर, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। अगर आप ऊपर खड़े होके इस बाल्टी को खींच रहे होते, मान लो आप यहाँ पुली के पास ऊपर खड़े होते, तो आप क्या करते, बाल्टी को नीचे से ऊपर खींच रहे होते सीधे सीधे। लेकिन जब आप यहाँ इस साइड पे आकर खड़े हो गए हो, तो यहाँ पर क्या है, आप ऊपर से नीचे की तरफ खींच रहे हो। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और पुली लगा देता हूँ, या मान लो आप ऐसे करके खींच रहे हो, इसे इधर ऐसे करके खींच रहे हो। ठीक है। तो आप अगर डायरेक्शन देखोगे, तो लाइक जब आप यहाँ पर इसको पुल करोगे, ऐसे नीचे की तरफ क्या करोगे, हाथों से खींचोगे, तो आप ये देख रहे हो यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ लोड है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, जो आप यहाँ पर एफर्ट लगा रहे हो, वो आप नीचे की तरफ लगा रहे हो ऊपर से।
और अगर आप यहाँ पुली के पास होते तो आप बाल्टी को क्या करते, नीचे से ऊपर की तरफ खींचते। लेकिन ये वाला सिस्टम लगाने के बाद अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो गया कि आप जो है एफर्ट ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो ये वाला जो सिस्टम होता है पुली का, यहाँ पर आपने क्या करा, सिर्फ अपने एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज किया। अब यहाँ पर एक दो टर्म होते हैं, एक होता है एफर्ट और एक होता है लोड। लोड यानी कि भार जिसे आप उठा रहे हो, और एफर्ट यानी कि ताकत जो आप लगा रहे हो। ठीक है, तो एफर्ट कहां पर होगा, यहां से हम खींच रहे हैं तो एफर्ट हम यहां पर लगा रहे होंगे। और लोड कहां पर होगा, लोड इस बाल्टी के अंदर है, भार जिसको हम खींचना चाहते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है, बेसिकली एक मैकेनिकल एडवांटेज ये टर्म होता है, एम ए से इसको डिनोट कर सकते हैं। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो होता है आपका लोड अपॉन एफर्ट। ये मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन होती है। अब ये वाला जो आपने सिस्टम देखा है जो कुएं वाला, कुएं वाले के केस में क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। यानी कि जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही लोड ऊपर उठकर आएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे सिस्टम अलग अलग होते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम एफर्ट थोड़ा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन लोड हमारा ज्यादा उठ के आ जाता है। ऐसे और भी सिस्टम हो सकते हैं। ठीक है, तो वो लाइक आप जब बहुत ज्यादा डेप्थ में जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे, मैकेनिक्स में जाओगे, तब आपको वो सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मतलब उसके सब्जेक्ट्स को अगर आप देखते हो तो बेसिकली यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू अभी जो हमने कुआं वाला सिस्टम देखा इसमें 1 होती है। इसका मतलब ये है कि जितना लोड है उतना आप एफर्ट लगाओगे, यानी कि आप जितना एफर्ट लगा रहे हो, मान लो आप यहाँ पर 5 न्यूटन का एफर्ट लगा रहे हो, तो लोड भी जो है वो यहाँ पर 5 न्यूटन का ही उठ कर आएगा। ठीक है, बस यहाँ पुली वाले सिस्टम में बेसिकली हुआ क्या, हमने लोड की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब डायरेक्शन को चेंज क्यों करा, ये चीज आप ऐसे समझ सकते हो कि दो टर्म होते हैं हमारे पास, पुश या फिर पुल। ठीक है, पुश यानी कि धकेलना और पुल यानी कि खींचना। तो किसी भी पर्सन के लिए किसी भी चीज को पुल करना ज्यादा आसान होता है इन कंपैरिजन टू पुश करना। ठीक है, तो ये हम इसलिए यूज करते हैं सो दैट कि हम उस चीज को खींच पाए एंड अच्छे से खींच पाए। ठीक है, एफर्ट जो है वो पूरा का पूरा हमारा इस्तेमाल हो जाए, इसलिए हम ये पुली वाला सिस्टम लगा के बस लोड की मतलब एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। ठीक है, एफर्ट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ये चीज होती है। तो ये हो गया आपका लोड अपॉन एफर्ट। अब मान लो अगर मैं कहता हूं कि मेरा मैकेनिकल एडवांटेज 3 आ रहा है। ठीक है, सपोज मैंने कहा कि मैकेनिकल एडवांटेज मेरा 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि लोड अपॉन एफर्ट की वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, यानी कि लोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ एफर्ट आ जाएगी। अब यहां से मेरे को बात क्या पता लगी कि भाई अगर मैंने एफर्ट यहाँ पे 5 न्यूटन का लगाया है, तो लोड जो है वो मैं 15 न्यूटन का उठा सकता हूँ। ठीक है, तो इसे हम मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज जैसे कि टर्म आपको समझ आ रहा है, मैकेनिकल प्लस एडवांटेज, यानी कि मैकेनिकल प्रिंसिपल्स का यूज करके कुछ ना कुछ एडवांटेज ले लेना। यानी कि आपने कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड को उठा लिया, इसका मतलब आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है। ठीक है, और अगर आपने जितना एफर्ट लगाया है आप उतना भी लोड अगर नहीं उठा पा रहे हो उससे, जो भी आपने मैकेनिज्म बनाया है, तो इसका मतलब है कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 से नीचे है। और अगर आप सेम एफर्ट लगा के उतना ही लोड उठा रहे हो, मतलब 5 न्यूटन का आपने एफर्ट लगाया, 5 न्यूटन का लोड उठा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका मैकेनिकल एडवांटेज 1 है। ठीक है, तो ये होती है मैकेनिकल एडवांटेज की डेफिनेशन। क्या सभी को समझ आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका मैकेनिकल एडवांटेज। अब यहाँ पर एक दूसरा टर्म और होता है, वो भी मैं बता देता हूँ, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो होता है आपका डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। यानी कि अभी जो हमने ये कुएं वाला एग्जांपल देखा था,
तो इसमें एफर्ट ने डिस्टेंस कितना मतलब किया, मतलब ये है कि ये रस्सी को मान लो आपने यहां से लेके यहां तक आपने खींच दिया, ठीक है। तो इसकी जो मतलब ये जो आपने खींचा, ये डिस्टेंस आपने वाई खींचा। मान लो रस्सी का ओरिजिनल पॉइंट यहां था, आपने खींच के रस्सी को यहां तक पहुंचा दिया, तो वाई डिस्टेंस तक आपने रस्सी खींची। और लोड जो है मान लो आपका पहले यहां पर था और उसके बाद लोड आपका यहां पहुंच गया, और ये वाला जो डिस्टेंस मैंने ले लिया ये वाला मेरा एक्स डिस्टेंस हो गया। तो लोड ने जो डिस्टेंस मूव करा रस्सी के साथ वो एक्स करा, और एफर्ट ने जो डिस्टेंस मूव करा वो वाई करा, और इसी दोनों के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट हमने जैसे वाई माना, तो डिस्टेंस मूव बाय लोड ये हमने एक्स माना। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। और अगर किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी निकालनी हो, किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की अगर एफिशिएंसी हमें निकालनी हो, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब आपको एक चीज ये समझनी है कि अगर आप कम एफर्ट को लगा के ज्यादा लोड खींच पा रहे हो, जैसे मैंने बताया था अगर मान लो कहीं पर मैकेनिकल एडवांटेज 3 है, तो इसका मतलब है कि अगर आप एफर्ट 5 न्यूटन का लगा रहे हो और लोड जो है 15 न्यूटन का लगा उठा पा रहे हो, तो भाई ये ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो क्या है कि मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो खिलाफ हो जाएगा ना, कि 5 न्यूटन का फोर्स लगा के आपने 15 न्यूटन का लोड कैसे उठा लिया। तो बेसिकली उसके पीछे जो साइंस होती है वो वेलोसिटी रेशियो की होती है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि 5 न्यूटन आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन आप 15 न्यूटन का लोड उठा रहे हो, लेकिन आपने क्या करा होगा, ये जो 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, मान लो जो रस्सी खींची है, तो वो आपने रस्सी 3 गुना खींची होगी, लेकिन लोड जो है वो वहां पर आपका, मान लो लोड अगर एक्स टाइम्स ऊपर उठा है, तो यहां पर आपने 3x जो है उसको खींचा होगा। बेसिकली डिफरेंस यहां पर आ जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि एफर्ट भले ही आप कम लगा लो, लेकिन रस्सी आपको ज्यादा खींचनी पड़ेगी, अगर हम ये कुएं वाला केस समझ रहे हैं सपोज, या कोई और पुली का सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि भाई एफर्ट तो भले ही कम हो जाएगा, लेकिन आपको जो है मतलब जो खींचना होगा उसको वो थोड़ा ज्यादा खींचना पड़ेगा, तभी वो चीज जो है वो आपकी आराम से उठ पाएगी, ठीक है। और ये चीज आप जैसे ना मतलब उसमें भी पढ़ते हो क्या बोलते हैं, पास्कल्स लॉ में। पास्कल्स लॉ में भी आप एक चीज ये वाली देखते हो जो आपका वो होता है, F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, ठीक है। लाइक इस टाइप का सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ आपने एक पिस्टन लगाया, ठीक है, और यहाँ एक लिक्विड है, और यहाँ यहाँ क्या है, ये छोटा सा ये एक पिस्टन है और एक ये पिस्टन है। तो देखो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, और A2 एरिया A1 से बड़ा है, ठीक है। तो होगा बेसिकली क्या कि यहाँ A1 पर अगर आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, लेकिन A2 पे जो फोर्स आपको मिलेगा वो कम मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जिधर फोर्स ज्यादा, दूसरी तरफ क्या होगा, फोर्स भले ही कम मिलेगा, लेकिन क्या होगा, एफर्ट आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। तो अब हम वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू एफर्ट अपॉन लोड, ये गलत होता है, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट होता है, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इन्होंने ये जो लिखा है कि लोड आर्म इनटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इनटू एफर्ट। तो ये जब आप देखोगे आपको क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म कर देता हूं मैं, और ये क्या हो गया इधर, एफर्ट अपॉन लोड, ठीक है। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ लोड अपॉन एफर्ट, और इधर क्या हो जाएगा, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो ये जो एफर्ट आर्म है बेसिकली ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट, यानी कि डिस्टेंस उसने कितना मूव किया है वही आपकी एफर्ट आर्म है, जिसे हमने अभी वाई बोला था। और लोड आर्म यानी कि लोड के थ्रू कितना डिस्टेंस मूव किया गया है वो है आपका एक्स। तो ये जो आपको वाई अपॉन एक्स का टर्म ये मिला है, इसी को हम क्या बोल रहे थे, वेलोसिटी रेशियो। और इधर जो लोड अपॉन एफर्ट है इसी को हम क्या बोल रहे थे, लोड अपॉन एफर्ट। जो है ये आपका क्या था, ये वाला जो टर्म था वो क्या था, मैकेनिकल एडवांटेज था, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज आता है, ये कब आता है, जब आपकी एफिशिएंसी किसी भी मशीन की
100% हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। अगर ये एफिशिएंसी आपकी 1 है या फिर 100% है, 100% का मतलब 1 ही होता है, क्योंकि 100% का मतलब 100/100, तो 100% यानी कि 1, तो 1 इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर हो जाएगा, यानी कि एम ए इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा। लेकिन कब, जब एफिशिएंसी आपकी 100% है, तो वही वाला ही केस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लोड आर्म इंटू लोड इज इक्वल टू एफर्ट आर्म इंटू एफर्ट। क्लियर हो गया सभी को? किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लो, बिकॉज इससे फिर क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज अगर क्वेश्चन दिया है तो आ भी सकते हैं फिर इससे। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 48th नंबर का। इन द गेम ऑफ सीसॉ व्हाट शुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय बी फ्रॉम द राइट एज टू कीप द सीसॉ इन इक्विलिब्रियम। मास आपको दोनों दिए हैं, लेंथ दी हुई है, बताओ कैसे करेंगे। मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो जो अभी हमने पढ़ा है, बताओ किया है ये। सी, देखो इसमें जो अभी मैंने आपको मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट बताया था वही आपको करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या चीज दी है, लाइक वही टाइप का एक सिस्टम बन गया। यहाँ पे बीच में एक सपोर्ट दिया है, यानी कि हिंज दिया हुआ है, और यहाँ पे एक लोड लग रहा है इधर, और यहाँ पे एक लोड लग रहा है इधर। ये M1 है, ये M2 मास है, और ये लेंथ आपको 2 मीटर के बराबर दी है, और ये वाली भी आपको 2 मीटर के बराबर ही दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि भाई आपका जो एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट होना चाहिए या टॉर्क होना चाहिए, वो आपके क्लॉकवाइज टॉर्क यानी कि क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होना चाहिए। वही सेम कॉन्सेप्ट, या आप बोल सकते हो कि किसी भी एक पॉइंट के अराउंड अगर आप मोमेंट ले रहे हो, मान लो ये ओ पॉइंट के अराउंड अगर आप ले रहे हो, तो उसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर यहाँ होनी चाहिए। ठीक है, मान लो अगर मैं मोमेंट ओ पॉइंट के अराउंड ले रहा हूँ, मोमेंट अराउंड पॉइंट ओ, ये इसकी वैल्यू जो आपकी 0 के बराबर होनी चाहिए। और ओ पॉइंट के अराउंड अगर आप मोमेंट निकालोगे तो ओ से M1 की दूरी कितनी है, मतलब मास। अब देखो यहाँ पर मास M1 आपको दिया है, लेकिन हम क्या लेते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं। अब फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है भाई, M1 मास के ऊपर जी ही तो काम कर रहा होगा, स्मॉल जी काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो इसका नेट वेट हो गया वो W1 ले सकते हो, जो कि आपका M1 इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो W1 जो है वो आपका M1 इंटू जी के बराबर हो जाएगा, और इसी तरीके से W2 की जो वैल्यू है वो आपके M2 इंटू जी के बराबर हो जाएगी। यही फोर्स या फिर वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अब O पॉइंट के अराउंड अगर आप मूवमेंट कैलकुलेट करते हो, तो ये जो M1 वाला है, यानी कि ये इसको सी सॉ को किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, और ये M2 वाला किधर घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लेते हैं तो -M1 इंटू जी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ, ओ पॉइंट से M1 की परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, 2 मीटर है, इज इक्वल टू M2, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस आएगा, प्लस M2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका भी 2 है, और क्या बोलते हैं, इज इक्वल टू ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या पूछा था। अच्छा ठीक है ठीक है, मतलब ये उसने पूछा है कि ये सेकंड वाला जो है ना, ये जो M2 बैठा है, ये M2 2 मीटर की दूरी पे नहीं बैठा है, ये x दूरी पर बैठा है। एक्स दूरी पर इसलिए बैठा है बिकॉज यही एक्स जो है वो हमको कैलकुलेट करना है, इसकी M2 की जो मास की दूरी है सेंटर से, वो हमें नहीं पता है। 2 मीटर तो बिल्कुल एंड तक की, तो उसने ये बोला है कि भाई M2 को आगे कितना शिफ्ट होना पड़ेगा सो दैट कि ये जो आपका इक्विलिब्रियम में वो आ जाए। ठीक है, तो अब आप इसको एक्स मान लोगे, और वो आपको दिया ही है 2 मीटर, तो अब आप इसे सॉल्व कर लोगे, तो ये कितना हो जाएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो M2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2g इंटू एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू जी इंटू टू, ये हो जाएगा, उधर ले गया मैं नेगेटिव वाला। तो मास 2 जो आपको दिया है M2,
M2 दिया है आपको 60 kg, 60 इंटू जी की वैल्यू नहीं दी है तो 10 ले लेंगे, इंटू एक्स इज इक्वल टू M1 मास वन आपको दिया 40 इंटू जी की वैल्यू आपको 10 दी है, ना भी रखोगे तो यहाँ पर कट जाएगा, इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, और एक जीरो से एक जीरो ये वाला कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 3x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी मिल जाएगी हमें, 4/3 मीटर मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है 4/3 मीटर, ये हमें x की वैल्यू कहाँ से मिली है, यहाँ सेंटर O से मिली है। ठीक है, सेंटर O से। अब उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि राइट एज से उसको कितना डिस्प्लेस करना होगा। अब देखो यहाँ पर O पॉइंट ये था, O से राइट पूरी एज की यहाँ पर इतनी जो लेंथ थी वो थी आपकी 2 मीटर के बराबर, और हमने ये जो x डिस्टेंस माना था वो ये वाला माना था, O पॉइंट से x डिस्टेंस पे ये बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि भाई अगर ये 2 मीटर किनारे पे बैठा होता तो उसको कितना इधर आना पड़ता, सो दैट कि ये x डिस्टेंस पे पहुंच जाता। तो मतलब ये वाला अगर हम y मान लेते हो तो ये y की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, जो कि 2 मीटर माइनस 4/3 मीटर के बराबर होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -4/3, फिर कितना हो गया, 2/3 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो मूवमेंट का या फिर टॉर्क का कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, अगर उसको इक्विलिब्रियम में रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रॉड ऑफ वेट W is supported by two parallel knife edges A and B। पैरेलल नाइफ एजेस का मतलब बेसिकली ये है कि मान लो अगर ये रॉड है, ठीक है, ये हमने कोई रॉड ली, और पैरेलल नाइफ एजेस का मतलब कि लाइक इस तरीके से मान लो, नाइफ विफ एजेस का कोई वो नहीं है, नाइफ एज का मतलब कि लाइक इस तरीके से सपोर्ट किया गया है, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, तो मैंने लाइक उसको एरो से शो कर दिया, नाइफ एज का मतलब समझ लो ऐसा होगा। ठीक है, तो ये लिखा है कि ए और बी पॉइंट पर है ये नाइफ एजेस, और ये बोला गया है कि नाइफ जो है वो आपके डी डिस्टेंस पर है एक दूसरे से। ठीक है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम ए, यानी कि ये जो रॉड है इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो यहाँ किसी पॉइंट पर है, और ये आपका यहाँ से एक्स दूरी पर है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन ए पर कितना होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होगा भाई, कि इस रॉड का वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से करेगा, तो वही मतलब उसके अगेंस्ट रिएक्शन जो है रॉड पर कितना आएगा। मतलब ये जो ए और बी नाइस सपोर्ट आपको दिए हुए हैं, ये रिएक्शन कितना देंगे रॉड के वेट के अगेंस्ट, यानी कि रॉड जितना वेट इन पर डालेगा उसके अगेंस्ट जो है यहाँ पर रिएक्शन जो है कितना मिलेगा। ठीक है, ये हमको कैलकुलेट करना है। काफी सही क्वेश्चन है ये, बिकॉज एआईपीएमटी 2015 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो अब ये वाला जो है ये कैसे करेंगे, लाइक इसमें भी हम मूवमेंट का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर जो आपको कंडीशन दी है वो ये दी है कि एक्स दूरी पर जो है यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर है तो मैं मान सकता हूँ यहाँ पर इसका पूरा का पूरा वेट क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो वाला पॉइंट जहाँ पे पूरा रॉड का मास कंसंट्रेटेड हो, और मास अगर यहाँ पर कंसंट्रेटेड होगा इसका मतलब डब्ल्यू जो फोर्स लग रहा होगा, या जो डब्ल्यू वेट एक्ट कर रहा होगा जो कि mg के बराबर होगा इसका, वो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो यही इसमें बोला है। क्वेश्चन क्या था कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन आपको बताना है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आपको बताना है, और साथ में ये भी बोला था, ठीक है, डी हो गया। हाँ, रॉड ऑफ वेट डब्ल्यू, तो वेट इसका डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। रॉड का वेट डब्ल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हो गया, और अब हम इसे क्या करते हैं, इसे मैं मान लेता हूँ रिएक्शन वन, और इसे रिएक्शन टू मान लेता हूँ, मतलब ये भी फोर्सेज हैं जो कि रिएक्शन फोर्सेज हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा,
अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए आपको निकालना है, जो कि किसके बराबर है, R1 के बराबर है हमारे केस में। तो R1 की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है कि R1 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप कैसे करोगे, तो अब वही मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट ले लेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट वाला अगर आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हो तो R1 इंटू एक्स, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं मूवमेंट अबाउट पॉइंट, इस पॉइंट को मैं सी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, जहां पे इसका सेंटर ऑफ मास है, इसे सी मान लिया मैंने। तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी जो होगा वो कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट किसकी वजह से होगा, ये जो R1 वाला है वो इसको राइट साइड पे घुमाने की कोशिश कोशिश करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। तो R1 इंटू एक्स, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इसकी वजह से होगा, बी वाले की वजह से, बी वाला एंटी क्लॉकवाइज ले जाने की कोशिश करेगा। अगर हम सी फलक्रम को फिक्स कर देते हैं तो बी पर, बी पॉइंट पे जो R2 रिएक्शन का फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, वो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, R2 इंटू, अब ये डिस्टेंस कितना होगा सी पॉइंट से, भाई देखो पूरा डिस्टेंस डी है और बचा हुआ इधर सी से लेके ए तक का एक्स है, तो इतना जो डिस्टेंस यहाँ पर बचेगा वो कितना बचेगा, डी माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका डी माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका डी माइनस एक्स हो गया। और एक चीज आपको ध्यान यहाँ पर और रखनी है कि जो पूरा का पूरा वेट आपका डब्ल्यू है वो आपका R1 प्लस R2 के बराबर होगा, क्योंकि जितना वेट इस रॉड का पड़ रहा है वो R1 और R2 रिएक्शन ही संभाल रहे हैं। यानी कि जितना वेट पड़ रहा होगा वो R1 और R2 ने झेल रखा है और उसको सपोर्ट करके रखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वही आपकी डब्ल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो इसको भी आपने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, ये R1x की वैल्यू हमें मिल गई, और इसके बाद यहां से R1x इज इक्वल टू, यहां से क्या करेंगे, R2 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। R2 की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, W माइनस R1। ठीक है, W माइनस R1 यहाँ पर वैल्यू मिल गई। तो ये वाले R2 की जगह जो है मैं W माइनस R1 की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, और ये कितना हो जाएगा, D माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, अब हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये R1 इंटू एक्स हो गया, उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले W से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, W इंटू डी हो जाएगा, डब्ल्यू डी माइनस W इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस R1 इंटू डी हो जाएगा, प्लस R1 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद एक्स वाले टर्म्स जो है वो तो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये R1x और ये R1x, ये दोनों साइड थे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इधर भी आता तो नेगेटिव में आता वो जीरो हो जाता। तो अब हमारे पास क्या बचा, डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस R1 प्लस, सॉरी, डब्ल्यू डी माइनस डब्ल्यू एक्स माइनस R1 डी इज इक्वल टू जीरो के बराबर बचा। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो के बराबर बचा। और यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, W कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, W अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये मेरे पास आएगा D माइनस एक्स माइनस R1 इंटू डी इज इक्वल टू जीरो। और बेसिकली आपको निकालना क्या था, R1 की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, जो A पर आपका नॉर्मल रिएक्शन है, यानी कि R1 की वैल्यू निकालनी है। तो W इंटू डी माइनस एक्स की वैल्यू जो है वो R1 इंटू डी के बराबर हो जाएगी, और R1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, W इंटू डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। यस सर। और अगर मान लो ये कहता कि भाई पॉइंट बी पे भी हमें रिएक्शन की वैल्यू बता दो, यानी कि R2 की वैल्यू बता दो, तो R2 क्या है आपका, W माइनस R1 है, ये यहाँ से। तो W माइनस R1 का मतलब क्या है, W माइनस R1 की वैल्यू अभी आपने निकाली है, W D माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी। तो ये कितना हो जाता W D माइनस W D माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। W कॉमन निकाल लिया, D नीचे कॉमन आ गया, और ये बचा यहाँ पर D माइनस डी प्लस एक्स। एक डी से ये डी कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा,
WX/d। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। तो अब आई होप कि आपको थोड़ा थोड़ा मूवमेंट का कॉन्सेप्ट या जो ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, फिगर इसमें दिया नहीं है क्या? फिगर इस क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये बोला है कि भाई ये कार्डबोर्ड है, उसको बैलेंस किया गया टिप ऑफ अ पेंसिल पे। तो मान लो अगर ये कार्डबोर्ड इस तरीके का होता, ठीक है, और इसको बैलेंस किया गया है पेंसिल की नोक पर, तो पेंसिल की नोक आपको यहाँ पर लगानी पड़ती है, यहाँ पे इसके ठीक ठीक सेंटर ऑफ मास पे, जहां इसका सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पर है। ठीक है, तो लाइक आप ऐसे समझ सकते हो कि टिप ऑफ अ पेंसिल पे इसको सपोर्ट किया गया है, जहां पे जी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि भाई कौन सा वाला जो है वो सही होगा। ठीक है, तो टॉर्क mg जो है अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका 0 होगा। टॉर्क जो है, चलो ठीक है, ये mg वगैरह नहीं पता है क्योंकि ये फिगर नहीं दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो mg और r ये नहीं मेंशन किया हुआ है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses 1.5 ग्राम एंड 2.5 ग्राम respectively are a distance of a 16 centimeter. The center of gravity is at distance x from the object of mass 1.5 ग्राम। तो आपको ये बताने कि x कितना होगा। कर लोगे ये क्वेश्चन अब? बोलो। ठीक है, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जो टर्म यहाँ पर यूज हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सीजी भी बोलते हैं उसको, इसका मतलब ये है कि लाइक दो जो भी यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ मास, मान लो ये रॉड है, इस पे कोई ये मास m1 है, इस पर मान लो कोई मास m2 है, ठीक है, मतलब इस पे ये लोड लग रहा है, एंड यहाँ पर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है। तो इस सेंटर ऑफ मास पे जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी उसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, टोटल जो ग्रेविटी इसके सेंटर ऑफ मास पर एक्ट कर रही है उसे ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो बस क्वेश्चन वैसे ही करना है मोमेंट लेकर। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, वैसे कर लेना ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन इज एनालॉगस टू, क्या होता है भाई? बी, बी कैसे होगा भाई? बी कैसे हो जाएगा दीक्षा, बताना जरा। बताओ दीक्षा। भाई एनालॉगस का मतलब होता है कि किसकी तरह सिमिलर होता है, तो जैसे आप, ए भी नहीं होगा, सी है इसका करेक्ट आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में जो होता है वही तो आपका मास होता है लीनियर मोशन में, वही पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू masses आर joined with a light rod and the system is rotating about the fixed axis as shown in the figure. The moment of inertia of the system about the axis is, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आराम से कर ही लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आपको आता ही है। ठीक है, कर लोगे ना? कर लिया होगा ये वाला तो। उसके सेंटर से अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है रॉड के, तो आपको फॉर्मूला पता होगा इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो बस उसमें मास की वैल्यू और लेंथ की वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है a light rod of length L has two masses M1 and M2 are attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular. ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कर लिए होंगे ये वाले तो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तो ये वाले इजी हैं, ठीक है। तो चलो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं वो कर लेना, और शाम को क्लास होगी, ठीक है, 5 बजे मिलते हैं फिर, ठीक है। बाकी कुछ भी इशू होगा तो मैं मैसेज कर दूंगा। चलो अब अपनी अब आप लीव कर सकते हो, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो जरूर कर लेना। हाँ केमिस्ट्री की